बीरगढ़ का राजा राजा वीर सिंह अपने महल के राज दरबार में बैठा हुआ था कि तभी एक दासी वहां पर आ पहुंची और राजा वीर सिंह से बोली, महाराज की जय हो। आपके लिए एक बहुत ही शुभ समाचार है। ऐसा कौन सा शुभ समाचार है दासी कि तुम्हें राज दरबार में बताने के लिए आना पड़ा? बोलो। महाराज, आपकी पत्नी रानी रूपरेखा गर्भ से है। यह सुनकर राजा वीर सिंह प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत अपने हाथ से कीमती सोने की अंगूठी निकालकर उस दासी को पकड़ा दिया। दासी खुश होकर वहां से चली गई। राजा वीर सिंह अब अपने मंत्री चरण सिंह से बोला, वाह, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। अरे, हमें इस समय का कितने वर्षों से इंतजार था। मंत्री जी, आखिरकार हमारे राज्य की राजकुमारी आ ही गई। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाएंगी। सही कहा महाराज, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। महाराज, आप इस पल का कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है कि आपको अपनी यह खुशी प्रजा में भी बांटनी चाहिए। आप सही कहते हैं मंत्री। तो फिर प्रजा में ऐलान कर दीजिए कि हम बहुत खुश हैं। हमारी प्रजा में जितने भी गरीब लोग हैं, आप उन सभी को कल राज दरबार में बुलाइए। हम उन्हें अपने हाथों से धन बांटेंगे। ठीक है, खुशी की बात है, इतना तो बनता है। चलिए, हम रानी जी से मिलकर आते हैं। बोलकर राजा वीर सिंह वहां से उठकर सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंच गया। अरे रानी जी, आप कहाँ हैं? रानी, आपने हमें यह खुशखबरी देकर बहुत प्रसन्न कर दिया है। हम बता नहीं सकते कि हम अंदर से कितने ज्यादा खुश हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे पुत्री हो। चिंता ना करो रानी, मुझे विश्वास है कि पुत्री ही होगी। महाराज, राजगुरु अपनी शक्ति का उपयोग करके पता लगा लिया है कि महारानी को पुत्री का ही योग बन रहा है। हमार पुत्र राजकुमार बहादुर सिंह नजर नहीं आ रहा है। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी एक बहन इस संसार में आने वाली है। कहाँ है राजकुमार? जी महाराज, आपको तो पता ही है कि आपके पुत्र राजकुमार बहादुर सिंह को शिकार का कितना शौक है। वह इस समय जंगल में शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजगुरु की बात सुनकर राजा वीर सिंह तुरंत अपने महल से बाहर आ गया। राजा वीर सिंह ने देखा कि उसका पुत्र 2 सैनिकों के साथ शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा था। अपने पिता राजा वीर सिंह को देखकर राजकुमार बहादुर सिंह मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है पिताजी, आज आपके चेहरे पर तो कुछ अलग ही प्रसन्नता दिखाई दे रही है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो राजकुमार, बात ही कुछ ऐसी है। तुम्हारी माँ गर्भवती है और राजगुरु बता रहे हैं कि पुत्री का योग बन रहा है। राजकुमार बहादुर सिंह, बहुत जल्दी इस संसार में तुम्हारी बहन भी आने वाली है। जाइए राजकुमार, अब आप शिकार पर जाएं और जल्दी आने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कल हम अपनी प्रजा के गरीब लोगों को सोने की मुद्राएं बांटेंगे और अपने महल में एक समारोह भी रखेंगे। आसपास के राज्यों के राजाओं को भी पता चलना चाहिए कि इस राज्य में एक राजकुमारी भी आने वाली है। समारोह में तुम्हारी उपस्थिति अति आवश्यक है। ठीक है, यह तो बहुत अच्छी बात है। पिताजी, आप काफी वर्षों से पुत्री होने का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। शाम तक या कल तक लौट आऊंगा। बहादुर सिंह मुस्कुराते हुए दोनों सैनिकों के साथ वहां से सीधे जंगल की ओर चले गए। राजकुमार अपने दोनों सैनिकों के साथ जंगल के अंदर काफी देर तक भटकता ही रहा, मगर उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। थककर राजकुमार एक वृक्ष के नीचे रुक गया और घोड़े से उतरकर अपने दोनों सैनिकों से बोला, सुबह से शाम हो गई मगर हमें एक भी ढंग का शिकार नहीं मिला। घोड़े भी बुरी तरह थक चुके हैं। कुछ देर यहीं पर आराम करते हैं। दोनों सैनिक अपने घोड़ों से उतरकर राजकुमार के साथ खड़े हो गए। एक सैनिक राजकुमार की ओर देखकर बोला, राजकुमार जी, हम आपको काफी देर से सूचित करना चाह रहे थे, परंतु आप शिकार देखने में इतने व्यस्त थे कि हमारी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तुम क्या कहना चाहते हो सैनिक? राजकुमार, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। हम जंगल के काफी अंदर आ गए हैं, जहां हमें नहीं आना चाहिए था। चिंता मत करो, मैं रास्ता तलाशूंगा, परंतु मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी है। जरा देखो आसपास कोई तालाब है या नहीं। राजकुमार ने इतना कहा ही था कि तभी जंगल में अजीब आवाजों का शोर उत्पन्न हो उठा। उन आवाजों को सुनकर दोनों सैनिक बुरी तरह से डर गए।
राजकुमार, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। राजकुमार जी, क्या आप इन आवाजों को सुन रहे हैं? मैंने राजगुरु आवाज आती है। वहाँ एक दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है। उस दुनिया के निवासी इंसानों के दुश्मन होते हैं। सैनिकों की बात सुनकर राजकुमार क्रोधित आवाज में बोले, लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। मेरा आदेश है, जाओ और तालाब को तलाश करो। राजकुमार जी, अगर यहाँ आसपास कोई तालाब है तो राजगुरु की बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि राजगुरु बता रहे थे कि जंगल के जिस हिस्से में डरावनी आवाजें आती हैं, वहाँ एक तालाब भी होता है जो कि श्रापित है। तुम दोनों को तालाब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं स्वयं ढूंढ लूंगा, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। इतना बोलकर राजकुमार वहां से तालाब को ढूंढने चले गए। दोनों सैनिक न चाहते हुए भी राजकुमार के पीछे पीछे चलने लगे। तभी राजकुमार की नजर दूर एक तालाब पर पड़ी, जिसका पानी किरणों से चमक रहा था। राजकुमार तुरंत तालाब के नजदीक पहुंच गए। राजकुमार उस तालाब का पानी पीने ही वाले थे कि तभी एक सैनिक राजकुमार से बोला, राजकुमार, निवेदन है आपसे, उस तालाब का पानी मत पीजिए, वह शापित है। मैंने राजगुरु की जुबान से सुना है कि जो भी शापित तालाब का पानी पीता है उसकी मौत निश्चित होती है। अब इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है और ऊपर से तुम्हारी बकवास मेरे दिमाग को खराब कर रही है। इतना बोलकर राजकुमार उस तालाब के पानी को पीने लगे। तालाब के पानी से अपनी प्यास बुझाकर राजकुमार दोनों सैनिकों की ओर देखकर बोला, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर तुम दोनों को भी प्यास लगी है तो तालाब का पानी पी सकते हो। तभी वहां पर अजीब तूफान आ गया। दोनों सैनिक राजकुमार की आंखों के सामने हवा में उड़ते हुए गायब हो गए। उनके गायब होते ही सब कुछ सामान्य हो गया। तभी राजकुमार के कानों में किसी बालक की रोने की आवाज सुनाई दिया। ये क्या हो रहा है? अचानक तूफान आया और मेरे दोनों सैनिक हवा में उड़कर गायब हो गए। अब सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। अभी तक तो हम तीनों के अलावा इस जंगल में कोई मौजूद नहीं था, फिर यहाँ किसी के रोने की आवाज कहाँ से आने लगी? राजकुमार उस आवाज की दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में राजकुमार एक घने वृक्ष के नीचे जाकर रुक गए। राजकुमार ने देखा कि एक लड़का उसके ही जैसे कपड़े पहने हुए अपना मुंह छुपाए रो रहा था। राजकुमार उससे बोला, कौन हो तुम? अकेले इस जंगल में कैसे आए? और तुम रो क्यों रहे हो? वह लड़का अचानक घूमकर राजकुमार की ओर खड़ा हो गया। लड़का को देखकर राजकुमार की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसके सामने उसकी ही हमशक्ल खड़ा था। मैं तुम्हारा ही रूप हूँ राजकुमार। यह बात तुम्हें समझ नहीं आएगी। कुछ समय बाद तुम्हें सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें इस रहस्य को जानना है तो मेरे साथ तालाब तक चलो। राजकुमार गहरी सोच में डूबता हुआ किसी सम्मोहित अवस्था में अपनी हमशक्ल के साथ तालाब के किनारे चला गया। अचानक उसके हमशक्ल ने राजकुमार बहादुर सिंह को धक्का दे दिया। राजकुमार बहादुर सिंह तालाब में डूब गया। तालाब में डूबते ही उसके हमशक्ल के होठों पर रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट आ गई। राजकुमार बहादुर सिंह का हमशक्ल घोड़े पर बैठकर सीधे राज्य की ओर राजा वीर सिंह के महल में चला गया। महल में घुसते ही राजा वीर सिंह राजकुमार को देखकर चौंकते हुए बोला, तुम तो 2 सैनिकों को साथ लेकर गए थे, वह कहाँ है? कोई बात नहीं राजकुमार, चलिए आप अपनी कक्ष में आराम करिए। जी पिताजी, मैं जा रहा हूँ आराम करने। इतना बोलकर राजकुमार वहां से चले गए। राजकुमार के इस व्यवहार को देखकर राजा चौंकता हुआ अपनी पत्नी से बोला, महारानी, तुम्हें राजकुमार का व्यवहार अजीब सा नहीं लग रहा? हो सकता है वह वास्तव में थक चुका हो, उसे आराम करने दीजिए। समय ऐसे ही बीतने लगा। राजकुमार का हमशक्ल दिन भर अपने कक्ष में ही रहता। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। पुत्री के होने पर राजा वीर सिंह बहुत ज्यादा खुश था। ऐसे ही 5 वर्ष बीत गए। राजा वीर सिंह की पुत्री राजकुमारी चंद्रा अब 5 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन राजा वीर सिंह अपनी पत्नी से बोला, रानी, अब चलने की तैयारी करो। लेकिन कहाँ महाराज ले जाएंगे आप हमें? मैंने एक बात तुमसे छुपाई थी रानी। ऐसी कौन सी बात है महाराज जो आपने हमसे छुपाई है? वर्षों पहले की बात है। मैं एक जंगल में गया था। वहाँ मुझे एक बहुत ही ज्ञानी साधु मिले। मैंने उस ज्ञानी साधु से प्रार्थना की कि वह ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरा एक पुत्र और एक पुत्री हो।
उस साधु बाबा ने मुझसे कहा था कुछ समय बाद तेरा एक पुत्र और एक पुत्री ही होगा, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। मगर उस साधु बाबा ने यह भी कहा था कि जब तुम्हारी पुत्री 5 वर्ष की हो जाएगी तो तुम्हें अपने परिवार सहित मुझसे मिलने के लिए आना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे परिवार और तुम्हारे राज्य पर भारी विपत्ति आ सकती है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे उस साधु से मिलकर बहुत ही प्रसन्नता होगी, परंतु आपको अपने पुत्र राजकुमार से भी बातचीत करनी चाहिए। 5 वर्ष पहले वह शिकार पर गया था। उसके लौटने के बाद वह न तो किसी से ठीक से बात करता है और न ही अब पहले की तरह हंसता और बोलता है, बस अपने कक्ष में ही रहता है। हाँ, तुम चिंता मत करो रानी, मैं अभी इसी समय उसे अपने साथ चलने के लिए मनाता हूँ। ठीक है, तब तक तुम तैयारी करो। और हाँ, हमारे साथ सैनिक नहीं जाएंगे, हम अकेले ही जाएंगे। इतना बोलकर राजा वीर सिंह सीधा अपने पुत्र राजकुमार के कक्ष में चला गया और उसे सारी घटना बताते हुए, राजकुमार, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार और मेरे राज्य पर किसी तरह की कोई विपत्ति आए। राजा की बात सुनकर राजकुमार का हमशक्ल रहस्यमय अंदाज में बोला, मुझे आपके साथ जाने में कोई विशेष आपत्ति नहीं है पिताजी, बल्कि मुझे तो खुशी है। कुछ घंटे बाद राजा वीर सिंह रात के समय अपने पुत्र, पत्नी और राजकुमार के साथ एक भयावह जंगल के श्मशान में खड़ा हुआ था। उस सन्नाटे भरे श्मशान को देखकर रानी ने अपने पति राजा वीर सिंह की ओर देखा। क्या साधु महाराज वास्तव में यहीं रहते हैं? यहाँ तो जंगल और शमशान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और देखिए ना, यहाँ तो एक अजीब सी मनहूसियत छाई हुई है। रानी ने इतना कहा ही था कि तभी एक साधु अचानक से वहाँ पर आ पहुँचा और राजा की ओर देखकर हंसते हुए बोला, आओ राजा, मुझे तेरा ही इंतजार था। साधु महाराज, आपसे कहीं ज्यादा तो मुझे इस दिन का इंतजार था। इतना बोलकर राजा राक्षसों के अंदाज में हंसने लगा। उसकी हंसी को देखकर उसकी पत्नी और राजकुमार को भी अजीब लगने लगी। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? कुछ बताएंगे आप? आपका इस तरह का हंसने का अंदाज मैंने कभी नहीं देखा। तभी राजा क्रोधित होकर अपनी पत्नी रानी से बोला, मूर्ख, इस साधु को देख रही हो ना? यह कोई साधु वाधु नहीं है, बल्कि साधु के भेष में एक तांत्रिक है। मैं यहाँ तुम्हें किसी साधु से मिलवाने नहीं लाया, बल्कि तुम्हारी राजकुमारी चंद्रा और राजकुमार बहादुर सिंह की बलि देने के लिए लाया हूँ। तुम तीनों का अंतिम समय आ चुका है। यह क्या कह रहे हैं? क्या एक पिता अपने पुत्र पुत्री की बलि दे सकता है? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्यों नहीं दे सकता, अगर मेरे सर पर संसार का सबसे शक्तिशाली बनने का जुनून सब। ये बात वर्षों पहले की है, जब एक घुड़सवार वहाँ पर आ पहुँचा। उसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। साधु को देखकर घुड़सवार घोड़े से उतरकर साधु के ठीक सामने आकर बैठ गया। साधु उसकी ओर देखकर रहस्यमय अंदाज में बोला, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? साधु, तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? बोलकर उस घुड़सवार ने एक हार जो कि रात के अंधेरे में सुनहरी किरणों से चमक रही थी, साधु के सामने रखते हुए बोला, यह देखो, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी इतनी मेहनत का क्या अर्थ निकला। मैंने कितनी मुश्किल से यह हार हासिल की थी, और आखिर यह हार कब काम आएगी? मैं कब इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनूंगा? कब? अरे मूर्ख, तुझे मैंने इससे पहले भी बताया था कि यह हार इस पृथ्वी पर साधारण ही रहेगा, और यह साधारण से असाधारण तभी बनेगा जब तुझे एक पुत्री की प्राप्ति होगी। लेकिन साधु महाराज, मेरी पत्नी से अभी तक मुझे कोई पुत्री नहीं हुई है। मेरा सिर्फ एक पुत्र है, और तो और आप मुझे दूसरा विवाह भी नहीं करने देते हैं। ध्यान से सुन, नियम के मुताबिक पहली पत्नी से ही तेरा काम बनेगा, और तू जानता है कि ऐसा क्यों है। काली अमावस्या की रात को तुझे अपनी पहली पत्नी, अपने पुत्र और पुत्री की बलि इस श्मशान में आकर देनी होगी। तेरी पत्नी और तेरी पुत्री के रक्त से इस हार को संचित किया जाएगा, और फिर यह हार तेरे पुत्र को पहनाया जाएगा। उस समय यह हार तेरे पुत्री के हाथ में हीरे की किरणों की तरह जगमगाने लगेगा। जैसे ही यह हार चमकेगा, तुझे अपने ही हाथों से अपने पुत्र की बलि चढ़ानी होगी। बलि चढ़ाने के तुरंत बाद तुझे इस हार को अपनी गले में पहनना होगा। इसके बाद तुझे इस संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। तू इस संसार का सबसे बलशाली इंसान बन जाएगा, और तेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि तेरे शरीर पर उम्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तू हजारों साल तक जीवित रहेगा। लेकिन हाँ,
पहले तुझे अपने पुत्री होने का इंतजार करना पड़ेगा, समझा? अब तू यहाँ से जा सकता है। पाताल लोक के राजा की हत्या करके लाया था। उस वक्त तुम्हारा पुत्र राजकुमार बहादुर सिंह केवल 1 वर्ष का था। मैं तुम दोनों को बेहोश करके तालाब में खुले उस जादुई द्वार के रास्ते से पृथ्वी पर ले आया और तांत्रिक ने तुम्हारी याददाश्त मिटा दी। मुझे लगा था कि मुझे केवल तुम दोनों की बलि की आवश्यकता होगी, परंतु तांत्रिक ने मुझे बाद में बताया कि बलि तभी सफल होगी जब मेरा तुमसे एक पुत्री भी होगी, जो कि हो चुकी है। मैं तो इस बच्ची के 5 वर्ष के होने का इंतजार कर रहा था। तभी साधु ने एक मंत्र युक्त भस्म रानी और हमशक्ल राजकुमार के मुंह पर फेंक दिया। ऐसा करते ही रानी को सब कुछ याद आ गया। अचानक वो चीखती हुई बोली, मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं पाताल लोक की रानी थी। तूने मेरे पति की हत्या कर दी थी। जब मैं बेहोश हो गई थी तब मेरे दोनों पुत्र बहुत छोटे थे। यह सुनकर तो तांत्रिक बुरी तरह से चौंकता हुआ। उसने राजा से कहा, क्या? अरे तुमने तो कहा था कि तुम्हें वहाँ पर केवल एक ही पुत्र मिला था, यह क्या है? यह झूठ बोल रही है। मुझे वहाँ पर केवल एक ही बालक मिला था, राजकुमार बहादुर सिंह, जिसे मैं यहाँ उठा लाया। राजकुमार का हमशक्ल उन सब की ओर देखकर हंसते हुए बोला, तुम दोनों पाताल लोक के वासियों को मूर्ख समझते हो। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। राजकुमार के हमशक्ल की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। धुआं इतना ज्यादा हो गया कि वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद उन सबने अपने आप को उसी तालाब के किनारे पाया जिस तालाब का पानी राजकुमार ने पिया था। अपने आप को तालाब के पास देखकर साधु आश्चर्य से राजा से बोला, यह कैसे संभव हो सकता है? यह तो वही तालाब है जिसके नीचे पाताल लोक का द्वार खुलता है। इतना बोलकर राजकुमार ने बड़ी फुर्ती से साधु और राजा वीर सिंह को धक्का दे दिया। वे दोनों तालाब के अंदर गिर गए। अगले ही क्षण रानी और राजकुमार के हमशक्ल ने भी तालाब के अंदर छलांग लगा दी। अगले ही क्षण उन्होंने अपने आप को एक महल में पाया जो पाताल लोक में था। वहां पर राजकुमार का दूसरा रूप पहले से ही मौजूद था और उनके सामने आकर खड़ा हो गया। राजकुमार ने अपने पिता की ओर देखकर घृणा भरे शब्दों में कहा, जब मुझे मेरे हमशक्ल ने तालाब में धक्का दिया तब मुझे लगा कि शायद यह मेरे शत्रुओं की कोई योजना है, मगर मैंने स्वयं को पाताल लोक में पाया और यहाँ मुझे पता चला कि मैं पृथ्वी का नहीं बल्कि पाताल लोक का वासी हूँ। और तब मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि किस तरह मेरे पिता के हत्यारों ने मुझे अपने गंदे मकसद के लिए पाला है। इतना कहा ही था कि पाताल लोक की रानी की आंखों से आग निकलने लगी। साधु और राजा जलकर राख हो गए। राजकुमार का हमशक्ल अपनी माँ पाताल लोक की रानी से बोला, अब राजकुमारी चंद्रा का क्या करेंगे? हम पृथ्वी वासियों की तरह नहीं हैं। यह मेरी ही बेटी है। अब से ये पाताल लोक की राजकुमारी है।